किसी हालत में नहीं कंप्लीट हो सकता वो। बाकी ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर की बोलोगे तो मैं वो बता दूंगा। अवकलनीयता में हमें क्या करना है, नॉर्मली तो इधर अवकलन ही करना है, डी अपॉन डी एक्स निकालना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, कोई भी फलन हो सकता है, उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर में कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन करते समय वो जो पावर है वो आगे आ जाती है और x की जो पावर में है उसमें से माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन का रूल। d अपॉन डी एक्स अगर हम किसी अचर का करें x के सापेक्ष, यहाँ x था तो उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल था, बट यहाँ पे इस a के साथ कोई भी x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। d अपॉन डी एक्स अगर हम करेंगे x का तो x की पावर में कितना है 1, वो 1 आगे आएगा और x की पावर 1 में से 1 माइनस होगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब वो नंबर 1 ही होता है। तो डी बाई डी एक्स अगर x का करें तो आंसर 1 आता है। d अपॉन डी एक्स अगर हम साइन x का करें तो वो हमें cos x मिलता है पॉजिटिव, बट d अपॉन डी एक्स अगर हम cos का करें तो माइनस साइन x मिलता है। बाकी टेन कॉट के टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक कॉसेक, ये सब होंगे नॉर्मली। अभी फिलहाल इतने याद रख लो। इसके अलावा अवकलनीयता चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि फलन में x बराबर c जो है, अभी तक हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। सारे ही जो सतत फलन होते हैं, सारे ही जो सतत फलन, सभी सतत फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय होते हैं। सभी सतत फलन अवकलनीय होते हैं क्योंकि उनकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसलिए वो अवकलनीय होते हैं। लेकिन सारे अवकलनीय फलन सतत हो ये जरूरी नहीं है ना, तो ये लाइन भी लिख लेना। लेकिन सभी अवकलनीय फलन सतत हो ये जरूरी नहीं। उसके अलावा अगर हमें किसी की अवकलनीयता चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, उसमें हम लोग एक x बराबर c पर उसकी अवकलनीयता चेक करेंगे। तो उसके लिए हम c प्लस h का वैल्यू निकालेंगे, माइनस f ऑफ c करेंगे और अपॉन में c प्लस h कर सकते हैं या अकेला h भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू तो हमारा 0 रहने वाला है, तो अकेले h से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अवकलनीयता चेक करने के लिए किसी भी फंक्शन में इसका जो वैल्यू है वो f ऑफ c के इक्वल आना चाहिए या f डैश x के इक्वल आना चाहिए। इसका काम नहीं है फिलहाल, यूज अभी फिलहाल इनका ही है, ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, उसका भी इतना यूज नहीं है। ठीक है ना, वो कोई प्रमेय आएगी तभी वहां पे यूज होगा, फिलहाल अभी कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, या तो इसको f ऑफ c लिख लो या f डैश x के साथ लिख लो, है ना, ये डिफरेंशिएशन ही है। किसी भी डी वाई डी एक्स, अगर किसी फंक्शन का डी वाई डी एक्स कर रहे हैं तो नॉर्मली वो एफ एक्स की फॉर्म में होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उसको एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ डैश एक्स लिख सकते हैं जो कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस एच की माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान इन पे रखो, इसका इतना यूज नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल इसमें इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। ये वाली बात याद रखना, सभी सतत फलन अवकलनीय होते हैं और सभी अवकलनीय फलन सतत हो ये जरूरी नहीं है। बाकी डिफरेंशिएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x की पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का होगा कॉट। ठीक है, इतना याद रखो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। x नहीं, h अप्रोच टू 0, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू 0 होता है, बट हमें ये करना नहीं है, ये लेबनीज का कोई थ्योरम आएगा तो वहीं पे आएगा बस। ठीक है, उसके अलावा इतना लिख लिया, इसके अलावा लिख लेना कि अगर हम लोग दो अलग अलग फंक्शन है जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है ना, जैसे मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स का, तो वो होता है एफ डैश एक्स, है ना। ये नॉर्मली जो है ये डिफरेंशिएट अभी हुआ नहीं है और इसका मतलब है डिफरेंशिएट हो चुका है। और डी अपॉन डी एक्स अगर एक बार फिर से कर दें एफ डैश एक्स का तो वो बन जाता है एफ डबल डैश। तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है।
u प्लस वी की पावर में अगर डैश लगा हुआ है, इट मीन्स कि इन दोनों को पहले जोड़ना है फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, या इन दोनों को माइनस करना है उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उनका डिफरेंशिएशन कर लें और फिर आपस में जोड़ लें और घटा लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v और उसका अगर हमें निकालना है डैश, तो इसमें फॉर्मूला यूज होता है प्रथम फलन फिर द्वितीय का अवकलन होता है। तो इस तरीके से लिखने की बजाय हम लोग इसको v डैश से शो कर दे रहे हैं, v डैश प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। इसमें सिर्फ एक का अवकलन होता है, एक को होल्ड करते हैं, बीच में प्लस का मार्क है तो चाहे इसको पहले कर लो चाहे इसको पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रथम पहले एक को होल्ड करो, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को होल्ड करो, प्रथम का अवकलन करो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो अपॉन में है u अपॉन v, तो इस वाले में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि द्वितीय फलन ये प्रथम फलन कहलाता है, ये द्वितीय फलन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो द्वितीय फलन है उसको सबसे पहले रखना होता है और प्रथम फलन का अवकलन करना होता है, फिर माइनस का मार्क। अब माइनस है इसीलिए इसमें ये क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वितीय फलन को पहले, फिर प्रथम का अवकलन, फिर प्रथम फलन को होल्ड करो और द्वितीय का क्या करो अवकलन, और नीचे जो फलन होगा उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से टोटल ये 3 फॉर्मूले जो कि हम लोगों को काम आएंगे। इसमें याद रखने वाला यही है, जिसमें कि इसको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नंबर का फलन, फिर 1 नंबर, माइनस का मार्क, प्रथम को होल्ड, द्वितीय का अवकलन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे करोगे चलेगा। इसमें ये आएगा नहीं है ना, सिर्फ या तो ये आएगा या ये आएगा, ये वाले का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, नॉर्मली करना सीख जाओगे तो बन जाएगा ऑटोमेटिक। जल्दी से नोट डाउन करो। प्रमेय नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है। प्रमेय 3, किसी बिंदु C पर फलन जो है वो क्या है, अवकलनीय है। तो अगर ये अवकलनीय है तो उस बिंदु के लिए सतत भी होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसका उत्पत्ति भी हम लोग करने वाले हैं, बट जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है। उसकी देखो नीचे जांच की हुई है और दोनों ही कंडीशंस पे आंसर जो अलग अलग आए हैं, एक बार माइनस का 1 एक बार प्लस का 1। तो उससे पता लग रहा है कि जब प्रत्येक वर्ड आगे आ रहा है ना, तो प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सभी सतत फलन अवकलनीय होंगे ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो सतत भी है। अब दोनों ही क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही चीजें लिखी हुई है, बट दोनों अलग अलग है ना। फॉर्मूले दोनों में एक ही जैसे दिख रहे हैं, सब चीजें ही सेम है दोनों में, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें बोली गई है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत नहीं होता है, सभी सतत फलन अवकलनीय होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अवकलनीय के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0, सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है f ऑफ x का, उसमें से माइनस करना है f ऑफ c को और इसके बटे में लेकर जाना है x माइनस c। ये जो है पूरा का पूरा फलन f डैश c के इक्वल आता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, एज f डैश c का जो वैल्यू है h अप्रोच टू 0 के लिए fx माइनस f ऑफ c, और यहाँ पे जो x है वो c के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही c के बराबर हो जाएगा नीचे 0 आ जाएगा और वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस c बराबर होगा f डैश c के। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग इसके बटे में x माइनस c से डिवाइड और x माइनस c से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस c का। अब इसके बाद हम लोग इसको लिमिट दे रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू हम लोग इसको दे देते हैं 0 या x अप्रोच टू c, क्योंकि उस तरफ का फंक्शन बनाना है 0, तो हम इसको लिमिट दे रहे हैं x अप्रोच टू c। तो जो लिमिट हम यहाँ पे फंक्शंस को देंगे, ये लिमिट जब दी जाती है तो दोनों को अलग अलग दी जाती है। तो एक बार fx को दे रहे हैं और फिर एक बार लिमिट x अप्रोच टू c लगाकर किसको दे रहे हैं, f ऑफ c को दे रहे हैं। बराबर में यहाँ पे भी ये दोनों ही अलग अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, फिर तो इन सबको अलग अलग लिमिट, पहले इस वाले को अलग पूरी दे रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू c
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटा एक्स माइनस सी, और लिमिट इसको अलग दे रहे हैं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो जीरो ही होना है ना। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू c रखेंगे, ये पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश सी, और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा एफ डैश सी के इक्वल चल रहा है। तो एफ डैश सी का जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, जीरो के बराबर, क्योंकि यहाँ पे x का मान जब c रखोगे तो c में से c जाएगा, जीरो बन जाएगा, और उसका जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखना चाहे तो इन दोनों का एफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ सी के, या दोनों में अगर x का वैल्यू c रख देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू c, हाँ सिर्फ यहीं रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ x ही नहीं है ना, यहाँ सिर्फ c है। तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी, एफ ऑफ सी बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एफ ऑफ सी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली ये जो एफ डैश सी है इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। ये प्रोसेस हमें यहाँ तक नहीं करना होता। अब फिलहाल प्रमेय में है इसलिए तुम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में ये कुछ नहीं करना होता, ऐसा सिर्फ यही करना होता है, ये करना होता है, और इस एफ डैश सी का मान चेक करना होता है कि क्या आ रहा है। अगर वो जीरो आता है तो हम डायरेक्ट उसको सतत बोल देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना होता, ये सिर्फ प्रूफ के लिए इतना कुछ कर रखा है। तो एफ डैश सी का वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो एफ डैश सी, अब यहाँ पे अभी फिलहाल ये सी कंफर्म नहीं है। अगर ये कंफर्म होता तो दिया हुआ जो फलन होता हमारा एफ एक्स वो भी कंफर्म होता, कोई ना कोई एक वैल्यू होता। उस वैल्यू में ये जो एफ सी रखने के लिए बोलता ना, वो कोई वैल्यू रखने के लिए बोलता, और उस वैल्यू के लिए हम चेक करते कि ये जो आ रहा है यहाँ पे वो करेक्ट आ रहा है। इनकेस वो करेक्ट आ जाता तो यहाँ पे सतत हो जाता। ये सब कुछ नहीं करना होता है उसके लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ तक कर लो इसको जल्दी से कंप्लीट, ये प्रमेय के नंबर, प्रमेय के तौर पे। अब इसके बाद वाले में भी जीरो माइनस की लिमिट के लिए माइनस का एच रख रखा है। डायरेक्ट टाइप से कर रखे हैं प्रूफ। हम लोग लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट, ये दो लिमिट को चेक करेंगे। अगर उनपे इक्वल आता है तब तो सतत हमारा क्वेश्चन होता है, और सतत होता है तो फिर अवकलनीय भी हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है उसमें प्रॉब्लम यह है कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई फंक्शन में कुछ वैल्यू नहीं है, और उसकी वजह से उसमें ये नहीं समझ आएगा कि माइनस रखने पर वो माइनस आ कैसे रहा है। किसी क्वेश्चन के ही थ्रू उसमें समझ आता है। यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग अगर मान रहे हैं एक्स मॉड के अंदर, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अवकलनीयता चेक कर रहे हैं एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स के लिए। तो इसके लिए जब हम लोग लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस चेक करेंगे, ठीक है, एक्स अप्रोच टू कितना, जीरो माइनस ऑफ किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो इसको लिखने का तरीका होगा कि हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो, या यहाँ पे एच के लिए भी चेक कर सकते हैं। फंक्शन में एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स के लिए चेक कर लेते हैं जीरो प्लस एच, एच अप्रोच टू जीरो के लिए। एफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें अगर हम लोग इसको एच के लिए चेक करेंगे तो फिर एफ ऑफ एच का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एच यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, तो एफ ऑफ एच का जो मान आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो उसी एच के लिए हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं कि एच में से कुछ माइनस कर ले रहे हैं और एच में कुछ प्लस कर ले रहे हैं। तो एच में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एच में हम लोग कुछ माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो मान निकालना होता है हम लोगों को। दो मान क्या निकालना होता है, एक हमें निकालना होता है जीरो माइनस का एच और माइनस का एफ ऑफ जीरो, और बटे में क्या, एच। यहाँ से जब भी हम लोग h माइनस जीरो के लिए वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप ये मान के चलो कि आप जीरो पे खड़े हो और आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हो, इसका मतलब आप जीरो से पीछे जा रहे हो, और राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हो, इसका मतलब जीरो से आगे की तरफ जा रहे हो। तो जब जीरो से पीछे जाओगे तो उसमें से माइनस करने पर जीरो से पीछे की जितनी भी वैल्यूज होंगी सब माइनस मार्क के साथ में होंगी, इसलिए यहाँ पे माइनस का h बटे h, आंसर क्या, माइनस का 1। अब वो क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आएगा, क्वेश्चन होंगे नहीं, मेरे को इतना कंफर्म है।
वो तुम्हारी मोटी बुक में होंगे, वहां से देख लेना। लिमिट एच अप्रोच टू 0 प्लस के लिए, हालांकि ये चीज हमने क्वेश्चंस में करी है, इसके पहले वाले सततता के लिए करी है ना। वहां पे हम लोगों ने ये तो नहीं निकाला, ये भी नहीं निकाला, ये निकाला है, ठीक है। तो उसके लिए वो सेम ही आता है दोनों का आंसर। 0 प्लस के लिए जब एफ एक्स में जाएंगे तो वहां पे हम लोग 0 प्लस क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे, माइनस उसमें से करेंगे एफ ऑफ 0 को और बटे में लेकर जाएंगे एच। अब वापस से वही कि हम 0 पे खड़े हैं, हमें जाना है 0 प्लस करके, तो जब भी 0 में कुछ भी प्लस करेंगे आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए h बटा h आंसर कितना 1। अब ये अभी क्लियर नहीं हो रहा कि ये 0 क्या है, फिर ये 0 उसमें से माइनस होकर सिर्फ h बच रहा है, तो अभी इतना क्लियर नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों ही राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में तुम्हें दिख रहा है, एक जगह माइनस का बना रहा है, एक जगह प्लस का बना रहा है, तो इन दोनों में एफ ऑफ एच जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं आती है तो उस कंडीशन फलन हमारा कैसा हो जाता है, असतत हो जाता है, और असतत होता है तो फिर ये अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है, ये बात क्या होगी यहाँ पे गलत होगी, है ना। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत है ऐसा नहीं है ना, अवकलनीय तो है लेकिन ये सतत नहीं है, तो उसकी वजह से अवकलनीय भी नहीं होगा। तो वो जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो लिख लेना बुक से, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अभी इस केस में टीवी मानने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। नहीं, ये वाले क्वेश्चन को जब भी हम लोगों को नॉर्मली हमने डी बाई डी एक्स किया है किसका, सिर्फ एक वैल्यू का जो कि x की पावर n है, तो क्या होता है n आगे आता है और पावर में से -1 होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे कर तो सकते हैं कि 2x की पावर में जो भी है उसको आगे ले आओ पावर को, और उसकी पावर में से 1 कम कर दो, बट ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंदर भी एक फलन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फलन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसको मानना पड़ेगा t, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली बुक में तो डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, डी बाई डी एक्स निकाल रखा है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर तुम्हें इसका क्यूब पता है a प्लस बी का होल क्यूब तो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें a प्लस बी का होल क्यूब पता है तो भी तुम इसको कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस बी। इससे ओपन करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज t मान के हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों ही मेथड बता रहा हूँ, पहले ये वाली बताते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब 8 x की घात 3, 1 की घात 3 मतलब 1, 3ab 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे x के साथ में, और a प्लस बी। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 12x स्क्वायर प्लस का 6x 1 एंड 8x का क्यूब बराबर आ जाएगा एफ एक्स। इसका डैश निकालना है, मतलब तुम्हें करना है d अपॉन डी एक्स, तो ये होगा एफ एक्स, ठीक है, बराबर। अब हर एक फलन का d अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स 8x का क्यूब, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, d अपॉन डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स ऑफ 6 है। होता क्या है कि जो फलन अचर हैं ये जब डी बाई डी एक्स करके लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि जो y होता है वही हमारा एफ एक्स के इक्वल होता है। तो अगर आप इसका डी बाई डी एक्स करोगे और अगर ये डैश बनेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, तो इसको बाय डैश भी बोल सकते हैं। इसका 8 जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि 8 इसका कोई रिलेशन नहीं होता डिफरेंशिएशन से, सिर्फ जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का होगा। तो जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे, और पावर में से 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 0 होगा क्योंकि अचर फल, ठीक है। तो इसका होगा 12, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और x की पावर यहाँ पे ये 6 आ जाएगा आगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। 8 या 24 x की घात 2, 12 दूनी 24 x की घात 1 बट प्लस 6, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। इसके अलावा अगर हम किसका, ये ऊपर ये d अपॉन डी एक्स 8 तो आगे आ गया, उसका कुछ नहीं हो सकता,
सिर्फ x की घात 3 का होगा, तो 3 आया आगे, और x की घात में 3 में से एक क्या हो गया, सभी उसमें एक माइनस। हाँ सभी में ये 12 आगे आया है, ये 2 देखो नीचे आया, और 2 की घात 1, x की घात 2 माइनस 1, और x का 1 होता है, वो पहले भी बता दिया। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको t मान के करते हो तो क्या करना होता है, d/dx निकालना होता है fx का, और अब इसमें तुम इसको मान लेते हो क्या t, तो तुम्हें क्या करना होता है, d/dt तो करना होता है t की घात 3 का, और जिसको तुमने t माना है उसका करना पड़ता है अवकलन, ठीक है। उसमें ये जो 3 है ये आगे आएगा, और t की पावर आ जाएगा 2। उसके अलावा यहाँ पे d/dx करना पड़ेगा, पहले करेंगे किसका, 2x का, और फिर d/dx करेंगे किसका, 3 का। 3 के साथ t स्क्वायर, t किसको माना था, 2x प्लस 1 को, और उसकी घात कितना, 2, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ ये 2 आ जाएगा आगे, d/dx x का होता है तो सिर्फ 2 बचेगा, बाकी ये 0 हो गया। अब इसको ओपन करोगे ना तो वापस से यही मिल जाएगा, 24x स्क्वायर 24, और ये क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर, 4 में गुणा करोगे 6 का, तो 6 चौको, और x का स्क्वायर है, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 में फिर 3 दूनी 6 का गुणा करोगे 6 आ जाएगा, और यहाँ से फिर 2ab, 2 दूनी 4x, 4x का 6 में गुणा करोगे तो 24x, ठीक है। तो दोनों ही मेथड है करने की, जो अच्छी लगे वो कर सकते हो। नॉर्मली यही वाली यूज होगी, ये अभी इसलिए यूज हो गई क्योंकि पावर छोटी थी, इनकेस पावर 6 की आ जाती क्या करते थे, तो फिर यही मेथड यूज करना होता है ना, तो वो वाली ज़्यादा यूज होगी, ये वाली यूज नहीं होगी। ये तो जब तक सीमित है जब तक तुम्हें स्क्वायर और क्यूब पता है, उससे अगर ज़्यादा पावर आ गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो टी मानने वाला दोनों मेथड लिख लेना, ठीक है। नॉर्मली जो तुमको डिफरेंशिएशन बताया है, fx बराबर अगर दिया हुआ है sin x का स्क्वायर, तुमको जो डिफरेंशिएशन बताया है वो sin x का बताया है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर दे दिया तो उस केस में हमें इस स्क्वायर को ही t मानना पड़ता है, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन बताया गया है वो साइन के साथ एक फंक्शन आना चाहिए। मतलब अगर हम मान लें t बराबर हमारे पास है x स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, fx बराबर साइन के साथ, है ना। जैसे ही हम इसको t मानेंगे ये बन जाए। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम इसका d/dt कर दें, अब x नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, d/dt, तो d/dt करने से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर आप d/dx करते हो sin x का तो वो cos आता है, तो cos के साथ यहाँ x आएगा। अगर तुम इसका t के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पे बस t होना चाहिए, और उसका क्या आ जाएगा, cos t। तो बस यहाँ पे वही कर रहे हैं। एक चीज और है कि d/dx को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, d/dx, तो dx की जगह लिख दिया dt, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया dt/dx, ये तो आपस में क्या होगा, तो लिखा तो यही है, बस रूप चेंज कर दिया। यही करना होता है यहाँ पे d/dx ऑफ fx, यहाँ कोई चेंज नहीं करना, यहाँ सेम रहने दो, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये इसको लिखने का तरीका है, सिर्फ ये चीज यही है। अब तुम्हारे पास कितने भी आ जाएं, है ना, इसके अलावा कितने भी आ जाएं, मान लो तुमने पहले t माना, फिर जो t जिसको माना है उसका भी नहीं हो रहा तो तुमने उसको u मान लिया, फिर जिसको u माना था उसका लास्ट में कर दिया। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लास्ट में कर dx ही। तो पहले जिसका, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था cos, फिर लिखा हुआ था √x, अब इसका करना होता तो पहले तुम इसको t मानते, तुमने t किसको माना, अब मैंने तुमको सिर्फ x का बताया है, x की पावर, ये रूट का मतलब होता है हाफ, अब इसको भी हाफ को क्या मान लो, u मान लो, t तो मान चुके ना। हालांकि ये सॉल्व हो जाएगा, अभी फिलहाल ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ 2x + 1 और उसकी पावर 3, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है cos x। अब ठीक है, अब इसको तुम मानो t, इसको मानोगे t पूरे को, तो t बराबर तुमने मान लिया 2x + 1 का होल क्यूब, तो यहाँ तो तुम्हें मिल गया cos t का d/dt कर लोगे। अब जो t माना है उसका नहीं हो सकता, तो इसको मान लो क्या, u, तो अब तुम इसको u मान लोगे, u बराबर मान लिया तुमने 2x +
तो अब तुम्हारे पास जो फंक्शन है ना, ये तुम पहले डी अपॉन डी टी करोगे, डी अपॉन डी टी करोगे किसका, फिर तुम डी अपॉन डी यू करोगे किसका, और फाइनली यहाँ पे लिखोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा u की पावर कितना 3, क्योंकि जिसको u माना है, u किसको माना है 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 की पावर कितनी, तो पहले d अपॉन डी यू करोगे, उसके बाद लास्ट में क्या कर दोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका 2x प्लस 1, ऐसे करके पूरा मतलब चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे f d अपॉन डी एक्स करना है, तो अब d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, t का, यहाँ x भले ही है लेकिन यहाँ किसका t, साइन t, और यहाँ जो d अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स लिखते हैं ना, वो t का मान लिख देते हैं, t का मान क्या माना है x स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा cos t, और इसका कितना आएगा, ये जो t है वापस से मान रख देते हैं, आ गया, यही होता है फलन का अपकलन d अपॉन cos। तो पहला बन जाएगा अगर करोगे तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा, ठीक है। बाकी के पांचवा भी बनेगा, बस उसमें पहले u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करोगे, फिर जो आएगा उसको t मान के करोगे, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, कोशिश करना, बाकी तो मैं बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हाँ 4 नंबर इसलिए बताना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, वो लिखा हुआ है, सेक एक्स का देख लो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो बन तो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे पहले तुम t मानोगे किसको, टेन के साथ रूट एक्स को, फिर इसको भी u मानना पड़ेगा, और उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि पहले डी अपॉन डी एक्स जो करोगे ना, वो डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा सेक का, और सेक का जो आंसर आएगा वो सेक और टेन के साथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे d अपॉन डी यू करोगे किसका, टेन यू का, तो टेन यू का सेक स्क्वायर होता है, तो फिर यहाँ पे एक सेक स्क्वायर और आएगा, और फिर d अपॉन डी एक्स करोगे किसका, रूट एक्स का, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, मैं बता दूंगा, है ना, अगली क्लास में। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो, सेक का कोशिश कर लेना, कोशिश करने के लिए वो लिखा हुआ है फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स और d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, पूरे लिख लो, सारे ही काम आएंगे, ए की पावर एक्स भी काम आता है, फिलहाल तो मैं दिया नहीं है, लेकिन वो लॉग के साथ ओपन होता है, तो वो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स, तो ये लॉग का फॉर्मूला यूज होता है, बट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मोटी बुक में देखोगे ये सारे फॉर्मूले हाँ एक ही जगह पे मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है, और यूज भी होते हैं सारे यूज होंगे, नीचे तक के यूज होंगे सारे, है ना, तो वो लिख लो, नोट डाउन कर लो उनको, और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना।